तो प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कॉपी पेन निकाल लो, फिर साथ साथ नोट करते जाना। सबसे पहले तो आप पेज नंबर निकाल लो अपनी बुक का। पेज नंबर आपका 204 204 पेज नंबर निकाल लो एनसीईआरटी बुक का। उसमें आपको एक टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले बुक में से पेज निकाल लो, देखते हैं फिर उसके बाद निकालो शाबाश इस पेज को 204। तो इस पर आपको एक सारणी दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, और जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है ना, वो सारी की सारी इसी टेबल पर बेस है। इसी टेबल में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेबल है क्या, उसके बाद पढ़ेंगे कि टेबल का मतलब क्या है, इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, और उसके बाद देखेंगे टेबल में वैल्यूज़ कहाँ से बनी, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि सारणी का मतलब क्या है, उसके बाद इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, फिर कि भैया ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, ठीक है ना। जैसे कोस ए 0 डिग्री पर 1 होता है, तो कैसे हुआ। कोस ए 45 डिग्री पर 1/√2 के बराबर होता है, तो कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, और ये बना कैसे, है ना। ये सारणी बनी कैसे, किसी ने ऐसा तो है नहीं कि आँख बंद करके ऐसे नंबर लगा दिए हो, कुछ ना कुछ लॉजिक रखा होगा, तो उसके हिसाब से देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सारणी है क्या। तो अगर आप इस सारणी को ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्या है, ये एंगल ए के मान है कि भैया कई बार तो एंगल ए 0 डिग्री होगा, कई बार हम उसको 30 डिग्री मानेंगे, कई बार 45, कई बार 60 और कई बार 90 डिग्री। इस तरीके से 5 एंगल हमने मानने हैं एंगल ए की जगह। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए। ये सारे के सारे होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलूँगा इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ साइन ए की, कोस ए की, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, इन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब साइन 0 डिग्री पर हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ए है ये कई बार 0 डिग्री होगा, कई बार 30, कई बार 45, कई बार 60, कई बार 90, यानी कई बार आपको साइन 45 डिग्री लिखा मिलेगा, है ना। साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, इस टेबल में देखो, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर, ठीक है। अगर जैसे मान लो साइन 45 की जगह मैं लिख दिया साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। समझ में आई। साइन मान लो 90 डिग्री लिख दिया मैंने, तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। अभी क्यों होता है इसका मैं बताऊंगा रीज़न, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लो। ऐसे ही इसमें है भाई, कोस ए 0 डिग्री पर 1 के बराबर होता है। जब आपको लिखा मिल जाए ना कोस 0 डिग्री, इसका मतलब वो होगा बराबर 1 के। कोस 30 डिग्री लिखा मिल जाए तो वो बराबर होगा √3/2 के। कोस 30 डिग्री लिखा मिल जाए तो किसके बराबर होगा, √3/2 के, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट के साथ है भाई, टेंजेंट 60 पे कितना होता है, √3 होता है, 90 पे अपरिभाषित होता है। ऐसे इन सब के साथ है, ठीक है। ये इसका मतलब है। इसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। प्रश्नावली 8.2 में जितने क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इसी टेबल में से बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल चलो मान लिया कि यार ये वैल्यूज इसकी हैं, मतलब इसका फिर लॉजिकल मतलब क्या है इसका, भाई साइन 45 डिग्री 1/√2, इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है उसको समझते हैं। इसको मिटा दूँ। देखो, जैसे मान लो कि ये एक पर्वत है, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं, मान लो BC नाम दे दिया मैंने इसका। ये हमारे पास एक पर्वत है और यहाँ कहीं पर आप लेटे हुए हो, है ना। आप लेटे हुए हो और आप इसके शिखर को देख रहे हो, इस पर्वत के बिल्कुल शिखर को। आपको पता है कि यार आपकी और पर्वत की दूरी कितनी है, आपको मालूम है। मान लेते हैं कि आपकी और आपके पर्वत की दूरी है 5 मीटर की, ठीक है। आप हो मान लो A पॉइंट पर, और आपको ये भी मालूम है कि यार मेरी आँखों का पर्वत के शिखर से कोण क्या बन रहा है, ये भी आपको मालूम है। मान लेते हैं कि कोण बन रहा है 45 डिग्री का,
मान लो एक बार एग्जांपल के तौर पे आप कहोगे सर मुझे कैसे मालूम चलेगा, चलो मुझे ये भी मालूम चल गया कि मैं 5 मीटर दूर हूँ, नाप लिया, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है? भाई मेरी आंखों से पर्वत के शिखर का कोण वो 45 डिग्री बन रहा है, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि डी से मालूम चलेगा, डी से तो मालूम चल नहीं रहा, डी से कैसे पता करोगे कि भैया एंगल का कोण कितना बन रहा है? ऐसे तो मालूम चलेगा नहीं, है ना। तो यार इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्लाइनोमीटर, इसके बारे में आपको क्लास चैप्टर 9 में बताऊंगा। चैप्टर 9 इसी के बारे में है। क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप एंगल को मापते हैं कि भाई एंगल कितने डिग्री बनेगा कितने नहीं बनेगा। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन ये सबसे कॉमन है। इसके बारे में चैप्टर 9 में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप मान लो कि एंगल बन रहा है 45 डिग्री और आपकी और पर्वत के बीच की दूरी है 5 मीटर। ठीक है, मैंने सिर्फ 5 मीटर मानी है, यहाँ पर दूरी में लगभग 50 मीटर पाएगी, मान लो 50 मीटर ही है। ठीक है, अब आप इस पर्वत को देख रहे हो, एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई मोहित मुझे ये बता कि ये पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे सर बता दूँगा, क्या दिक्कत है, लेके आऊँगा एक फीता और यहाँ रख दे के और यहाँ तक नाप लूँगा। लेकिन पर्वत की ऊंचाई तो मापनी बहुत मुश्किल है, कैसे चढ़ोगे इसके ऊपर, कैसे मापोगे, मुश्किल बहुत है ना। तो बिना इस पर चढ़े आपसे अगर कोई पूछ ले कि इस पर्वत की ऊंचाई पता करो, तो आप किस तरीके से करोगे? आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हो। इस टेबल की मदद से आप बता सकते हो कि भैया इसकी ऊंचाई कितनी है। कैसे करके दिखाऊं? देखो, वैसे इन सभी के बारे में आप चैप्टर 9 में ज़्यादा सीखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक पता चल जाए कि टेबल कर क्यों रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, ये ऊंचाई पता करनी है। ये हमारे पास क्या है, लंब है ना। हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। आधार कितना है, 5 मीटर का। लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, लंब और आधार का कोई रिलेशन बनता है क्या? लंब और आधार का अगर आप ध्यान दोगे, लंब बटा आधार तो हमारा टेंजेंट होता था। लंब और आधार का रिलेशन क्या बनता है कि भैया जब मैं लंब को आधार से भाग दे दूंगा तो वो तो टेंजेंट के बराबर होता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम के हिसाब से ये टेंजेंट होता है। समझ रहे हैं क्या होता है टेंजेंट? अगर आप टेंजेंट 45 डिग्री पर देखेंगे तो आपको 1 लिखा मिलेगा। 1 का मतलब 1/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। यानी अगर लंब 1 है, ये लंब है ना, अगर लंब 1 है तो आधार भी 1 होगा। समझ में आई? अगर लंब 2 है, मान लो ये लंब 2 है, तो आधार भी कितना होगा, 2, तभी तो कट के 1 आया। यहाँ पर 1 लिखा हुआ था ना, वो कैसे आया होगा? अगर लंब 3 है तो आधार भी कितना होगा, 3 होगा। अगर लंब 4 है तो आधार भी कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रही है? अगर मान लो आधार 50 है तो लंब भी कितना होगा, 50 होगा। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो। भैया यहाँ पर ये आधार कितना है, 50 है, तो ये लंब भी कितना होगा, 50 होगा। समझ में आ रही है आपकी बात? लंब कितना होगा, 50। एक एग्जाम्पल और लूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये लेक्चर पहले बता देता हूँ, थोड़ा लेंथी होगा, हो सकता है 1-1.5 घंटे का लेक्चर बने, लेकिन सारे कंसेप्ट आप समझ जाएंगे, रियल लाइफ के मतलब भी सबको समझ में आ जाएगा। बस धैर्य से इसको सुनते रहिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास त्रिभुज है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पर आप मान लो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 45 का मान लो, या फिर एक काम करते हैं, इसको 60 डिग्री का मान लेता हूँ, आसान रहेगा समझने में। किसी का भी मान सकते थे, जानबूझ के 60 का मानो ताकि समझ में आ जाए। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं आपको AC बता देता हूँ कि भैया AC की लेंथ है, मान लो है ये 50 मीटर, है ना। और आपसे पूछ लूँ कि यार मुझे AB की लेंथ पता करके दो, AB की लेंथ, तो आप किस तरीके से पता करोगे? इस सारणी की मदद से पता कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको क्या मालूम है, कर्ण मालूम है। आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए। आधार और कर्ण का कोई अनुपात बनता है क्या? आधार बटा कर्ण कभी आपने सुना है? सोच के बताइए, आधार बटा कर्ण किसका होता है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। आधार बटा कर्ण तो यार कोस का होता है। किसका होता है? कोस का। कोस किसे कहते हैं? आधार और कर्ण के अनुपात को कहते हैं। चाहे आप कर्ण बटा आधार कर लेते, कर्ण बटा आधार करते तो फिर सेकेंड हो जाता,
है ना। हमने आधार और कर्ण का अनुपात कैसे निकाला, आधार बटा कर्ण कर लिया। अब आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस होता है। यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 का, तो कोस 60 पे देखिए कितनी वैल्यू होती है, कोस 60 पे वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब ये है कि अगर आधार 1 है तो कर्ण 2 होगा, समझ रहे हैं, ठीक है ना। कर्ण जितना है आधार उसका आधा होगा। यहाँ पे देखो कर्ण 2 है तो आधार कितना हो रहा है 1। अगर कर्ण 4 है तो आधार कितना होगा 2 होगा, तभी तो कट के 1/2 आएगा। मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पर आधार और कर्ण का अनुपात, इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें मालूम चल जा रही है कि भैया अगर कर्ण 2 है तो आधार 1 होगा, कर्ण 4 है तो आधार 2 होगा, उसका आधा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ पर देखिए कर्ण 50 है, कितना है 50, तो आप आराम से ये ए बी बता सकते हो कि ए बी कितनी होगी 25 होगी, उसकी आधी, है ना। तो ये सारणी आपकी मदद करती है लेंथ पता करने में। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि धरती से लेकर के सूरज तक की दूरी कैसे मालूम की गई होगी, ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से, त्रिकोणमिति के यूज़ से, है ना। उस त्रिकोणमिति के यूज़ में इस सारणी का भी यूज़ हुआ है। इसी सारणी की मदद से हमने धरती से लेकर के सूरज तक की दूरी पता करी होगी। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर यूज़ होते हैं। इसमें छठा चैप्टर भी आपका यूज़ होता है ट्रायंगल वाला, जिसमें हम समरूपता सीखते हैं। हम इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट लेते हैं ताकि समरूप हो जाए, उसके बाद हम इस सूरज की दूरी पता करते हैं। मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना समझिए कि हम इस सारणी की मदद से धरती से लेकर के सूरज तक की दूरी भी पता कर सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस सारणी का रियल लाइफ में यूज़ यहाँ पर होता है। तो हमने 2 बातें सीख ली। क्या क्या सीखा कि भाई ये सारणी है क्या, ये सारणी क्या है, ये सारणी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू को दर्शाती है। वापस बोलेंगे, ये सारणी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, ये वाले, है ना। इन रेशोज़ की अलग अलग एंगल पर, भाई साइन 0 पर, साइन 30 डिग्री पर, साइन 45 डिग्री पर, अलग अलग एंगल पर उनकी वैल्यूज़ दर्शाती है। फिर हमने ये सीखा कि भैया इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने आपको एक पर्वत की ऊंचाई निकाल के दिखाई, सिर्फ समझने के लिए, ऐसे निकाले नहीं थे, समझने के लिए कि भाई किसका यूज़ कहाँ है ना। इसका यूज़ ऐसे है कि भैया अगर मान लो कोस की बात करूँ, कोस 60 डिग्री की, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो उसमें आधार और कर्ण का जो अनुपात है वो हमेशा 1/2 ही मिलेगा। अगर आधार 1 है तो कर्ण आपका 2 ही होगा। कब होगा, जब 60 डिग्री का एंगल बने। समझ रहे हैं। मान लो किसी त्रिभुज में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं लंब और आधार का अनुपात देखूं तो लंब और आधार का अनुपात हमेशा 1 और √3 ही मिलेगा। अगर लंब 1 है तो आधार √3 होगा। √3 लगभग होता है आपका 1.5 होता होगा, लगभग बता रहा हूँ इतना। अगर लंब 1 है तो आधार लगभग 1.45 के बराबर मिलेगा, ठीक है। ये मतलब है अगर मान लो किसी त्रिभुज में 90 डिग्री को तो अभी छोड़ देते हैं, किसी त्रिभुज में मान लो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक मेन एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो उसमें सीकेंट √2 के बराबर होगा। सीकेंट का मतलब क्या है, सीकेंट क्या होता है हमारा, आया कच्चे आम, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार जो है ना वो होगा √2/1 के। √2 को √2/1 लिख सकता हूँ ना। अगर आधार 1 है तो कर्ण √2 होगा। इस तरीके से ये सारणी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू को बताती है। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये वैल्यू निकली कहाँ से, कि भैया साइन ए 30 डिग्री पर 1/2 ही क्यों होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 ही क्यों होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पर 1/√3 ही क्यों होता है, टेंजेंट 90 पर अपरिभाषित क्यों होता है और अपरिभाषित का मतलब क्या है ना। इन सबको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए आपका। तो ये एनिमेशन देखो एक बार, ठीक है। अब इसमें आप देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और यहाँ पर एंगल बन रहा है 42 डिग्री का, है ना।
अभी मैं इस एंगल को एक काम करता हूँ, 45 डिग्री कर लेता हूँ, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। 45 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने। 45 डिग्री पर यहाँ पर साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू देखेंगे तो वो है 0.71, है ना। अगर आप टेबल में देखेंगे, टेबल में साइन 45 डिग्री की ये है 1/√2। जब आप 1/√2 को आगे सोल्व करते हैं, अभी तो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी भी, फिर भाग करेंगे, है ना। भाग करने पर लास्ट में जो आपका आंसर आएगा ना, वो यही आएगा 0.71। 0.71 और 1/√2 सेम चीज़ है, इतना समझिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर अगर 45 डिग्री का एंगल है तो टेंजेंट ए यानी लंब और आधार का जो अनुपात है वो 1 होगा। लंब और आधार का, लंब कौन सा है ये, आधार कौन सा है ये, लंब और आधार का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1 होगा। 1 का मतलब कि अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगी। और यहाँ देख लो 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ भी कितनी होगी, 3.5, है ना। चाहे त्रिभुज कितना भी छोटा बड़ा कर लो, देखो मैंने त्रिभुज को थोड़ा बढ़ा दिया, एंगल 45 का है लेकिन ये दोनों सेम रहे। फिर भी अगर एंगल 45 का होगा तो दोनों सेम रहेंगे, कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि टेंजेंट ए का अनुपात कितना है, 1 है। टेंजेंट ए क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात, यानी अगर लंब 1 है तो आधार भी क्या होगा, 1 होगा। ये मतलब होता है इनका, समझ में आई बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या बताने के लिए लाया हूँ वो देख लो। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ये जो अनुपात हैं, ये अनुपात डिपेंड करते हैं इस एंगल पर, समझ रहे हैं। जैसे जैसे एंगल बदलेगा ना तो ये अनुपात चेंज होंगे। अगर एंगल सेम रहेगा तो ये अनुपात भी सेम रहेंगे। कैसे, समझो। मैं एक काम करता हूँ, इस त्रिभुज को छोटा कर देता हूँ, एंगल को नहीं छेड़ रहा हूँ, एंगल 45 का 45 ही रहेगा, ध्यान से देखना बस। मैंने इस त्रिभुज को छोटा कर दिया, हाइट में कर दिया, तो इनकी साइजेज में चेंज आ गए, लेकिन अनुपात वैसा का वैसा ही रहा। देखा कमाल की चीज़। मैं इस त्रिभुज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलो लेट्स से इतना कर दिया, है ना। साइजेस बदल गए, इनके जो भुजाएं थी उनकी लंबाइयाँ बदल गई, लेकिन जो रेशो था वो सेम रहा, है ना। कितना ही छोटा कर लो त्रिभुज को, कितना ही बड़ा कर लो, उससे उसके रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके अनुपात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कभी आप ये सोचें कि यार त्रिभुज अगर बड़ा होगा तो अनुपात चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। त्रिभुज चाहे जितना बड़ा कर लो, आप यहाँ भी देख लो, त्रिभुज चाहे जितना बड़ा कर लो ये हमेशा बराबर आ रहे हैं, क्योंकि एंगल 45 का है। अगर यहाँ पे एंगल चेंज कर दूंगा ना तो रेशो में चेंज आएगा, ये बदल जाएंगे। दिखाऊं आपको, देखो मैंने त्रिभुज को छोटा कर दिया, रेशो को कोई फर्क नहीं आया, वही रेशो है 1/√2, 1/√2 और 1, रेशो में कोई फर्क नहीं आया। अब मैं एंगल को चेंज करता हूँ, मान लो मैंने 32 डिग्री एंगल कर दिया, है ना। अब देखो रेशो बदल गए, समझ रहे हो। अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो उसके रेशो पे फर्क पड़ेगा। एंगल में चेंज करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पर फर्क पड़ता है। इसलिए जो टेबल है ना, इसमें यहाँ पर एंगल्स लिखे गए हैं। इसने ऐसे नहीं लिखा कि साइड इतनी होगी तो इतना होगा, इतनी होगी इतना होगा, साइड नहीं लिखी, यहाँ पर एंगल लिखे गए, क्योंकि एंगल के बदले जाने से ही रेशो में चेंजेस आता है, साइज से कोई मैटर नहीं करता। समझ में आई बात, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एंगल बदल के मान लो मैंने 64 एंगल कर दिया, लेट से 54 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पर देखो रेशो बदल गए, ठीक है। 30 डिग्री देखेंगे कितना आएगा, 30 डिग्री कर दिया तो साइन कितना होगा, 0.5, आधा, 1/2। अगर आप यहाँ टेबल में देखोगे, बुक में आपके पास टेबल है ना, बुक होगी आपके पास, उसमें देखो साइन 30 पर आपको 1/2 मिलेगा, यहाँ पर देखो 0.5। इसका मतलब जब मैं लंब कौन सा इसमें भाई, ये रहा, कर्ण से भाग दूंगा, 1.95 को 3.9 से भाग दूंगा तो वो 0.5 मिलेगा। बस नहीं, ऊपर 1 है तो नीचे उसका डबल मिला, दुगना, ये चीज़ है। क्या सीखा हमने यहाँ पे सीखा कि ये रेशो डिपेंड करते हैं एंगल्स पे। जैसे जैसे एंगल छोटा बड़ा होगा वैसे वैसे रेशो चेंज होंगे। अगर आप साइज को छोटा बड़ा करोगे तो साइज से रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप धरती से लेकर के सूरज तक की दूरी तक निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशो पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। बताया ना मैं आपको, साइज से रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप कहाँ, मतलब एक पॉइंट से कितने ही दूर कोई पॉइंट हो, आप उसकी डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और इस सारणी का यूज़ करके। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर अगर हम देखें तो 40 डिग्री पर भी वैल्यूज़ हैं, 42 डिग्री पर भी वैल्यू हैं, 30 पर भी वैल्यू हैं, है ना, 52 डिग्री, 49 डिग्री पर भी यहाँ पर रेशोज़ हैं, साइन की वैल्यू है, कोस की वैल्यू है, टेंजेंट की वैल्यू है, तो हम सिर्फ ये 5 एंगल ही क्यों पढ़ रहे हैं?
हम सिर्फ ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 यही एंगल ही क्यों पढ़ रहे हैं? बाकी के एंगल कहाँ मर गए, है ना? हमें साइन 20 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हमें साइन 10 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? हमें ये नहीं बताया जा रहा कि साइन 10 डिग्री पे इतना होता है, साइन 45 पे इतना होता है, सॉरी 45 तो बता दिया, साइन 50 पे इतना होता है, साइन 60 पे इतना होता है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा, है ना? तो देखो ये जो एंगल है ना आपके 0, 30, 45, 60, 90, ये आपके स्टैंडर्ड एंगल्स कहलाते हैं। इन एंगल्स की मदद से आप बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप क्लास 11th में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना बता देता हूँ, ये जो 5 एंगल है ना, इनकी मदद से आप बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं अपने आप साइन 120 निकाल सकते हैं इनकी मदद से ही, ठीक है? आप साइन 120 निकाल सकते हैं, साइन 120 भी छोड़ो, और भी बहुत सारे 15, ठीक है, 35, इस तरीके के एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं है, क्लास 11th में आपको समझ में आएगा। ये 5 एंगल आपके स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है? इसलिए आपको इस टेबल में सिर्फ ये 5 एंगल पर वैल्यूज दी गई हैं कि भैया साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन 30 पर 1/2 होता है। आपको दिखाऊं, साइन 0 डिग्री पर 0 ही मिलेगा। इसको एंगल को मैं 0 कर देता हूँ, ये जो एंगल है ये मैं 0 डिग्री कर देता हूँ, लेट से हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री होने पर क्या हुआ, आपको फ़र्क पता चला? ध्यान से आप समझना एक बार, साइन या कोण 28 डिग्री है, अगर मैं इस कोण को कर दूँ 0 डिग्री, है ना? साइन होता क्या, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हमारा, लंब कौन सा है, ये लंब है, कर्ण क्या है, ये कर्ण है, ठीक है? आप देखो धीरे धीरे ये जो कर्ण है ये किस में बदल जाएगा, जैसे ये एंगल 0 डिग्री होगा तो ये बदल जाएगा आपका आधार में, ये आधार था ना, तो कर्ण किस में बदल गया, आधार में बदल गया। और लंब क्या हो गया, लंब आपका हो गया 0, समझ आई? ये जो लंब था ये आपका क्या हो गया, एकदम से कम होते होते 0 हो गया, है ना? तो लंब आपका बन गया 0 और कर्ण की वैल्यू कुछ भी हो, 0 को आप किसी से भाग करोगे तो वो 0 ही बनेगा, मतलब कोई भी अंक अगर 0 को भाग करेगा तो 0 बनेगा, है ना? तो इसलिए ये 0 बना, बात समझ में आई? और यही टेबल में हमारी बात थी, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0, ठीक है? अच्छा अब ये समझते हैं यार ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, क्योंकि जिसने ये टेबल बनाई होगी उस टाइम उसके पास ये सॉफ्टवेयर थोड़ी होगा कि भाई उसने ये सॉफ्टवेयर में चेक करा होगा कि भाई लो 45 डिग्री की वैल्यू देखनी है, ये लो 45 की वैल्यू, अच्छा 60 डिग्री की बतानी बच्चों को, ये लो 60 डिग्री की बता दो, ये कहाँ गई भाई 60, आ जा, नहीं आ रही, अटक गई है, कोई बात नहीं, 30 होगी, 45, 30 की देख लो, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो ये देख लो। ऐसे तो उसने करा नहीं होगा कि भाई 30 डिग्री पर ये वैल्यू होती है, चलो भाई सारणी में लिख दिया ऐसे ठा के, ऐसे तो लिखा नहीं होगा, उसने ज्योमेट्री का यूज़ किया होगा ना, समझ रहे हैं? उसने प्रूफ करने का दिया है, सिद्ध करने का, इस तरीके से यूज़ करके उसने वैल्यूज़ निकाली होंगी, है ना? तो हम उस तरीके से समझते हैं कि यार उसने किस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली होंगी, उसको कैसे मालूम चला होगा कि कोस ए 45 डिग्री पर 1/√2 होते हैं, सॉफ्टवेयर से तो मालूम चल जाएगा, लेकिन उसके पास तो सॉफ्टवेयर नहीं था, है ना? तो उस तरीके से हम सीखेंगे। अच्छा मैं वापस बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी जाती हैं, है ना? ये सिर्फ हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि क्लास 11th में हमारा बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि क्लास 11th का मैथ देखते ही हमें लगे कि भाई मैं तो आसानी से इसको कर दूंगा, ठीक है ना? आपको पता चलना चाहिए कि मतलब क्या है। करें फिर स्टार्ट, देखो इसको एक बार मिटा दूँ, तो 5 एंगल्स हैं हमारे पास, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इन 5 एंगल्स पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं मतलब बताया मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, बताओ शाबाश, सोच बताओ शाबाश, क्या होते हैं? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट, है ना? तो हमें इन 5 एंगल्स पर साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट की वैल्यूज़ निकालनी है ना? तो मैं इनको अलग अलग कराऊंगा। सबसे पहले हम 45 डिग्री को लेंगे, 45 डिग्री पर सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उसके बाद मैं आपको 30 और 60 की निकाल के दिखाऊंगा, है ना? फिर आप 0 डिग्री और 90 डिग्री की देख लेंगे। 45 डिग्री की सबसे आसानी से निकल जाती है, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ। 45 डिग्री एंगल नहीं, रेशो एट 45 डिग्री, ठीक है? जैसे मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और ये बन रहा है 45 डिग्री का कोण।
बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है यार। आपसे कह दिया कि भैया बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो, मतलब साइन निकालो, कोस निकालो, टेंजेंट निकालो, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, इन सब की वैल्यूज निकालो, इन सबका अनुपात निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो ये 45 है, तो सबसे पहले मैं काम करूँगा, मैं ये वाला कौन पता करूँगा। कैसे पता करूँगा? मुझे पता है कि यार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। एंगल ए कितना है? 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 45 और 90 कितना हो गया? 135 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो 135 भाई साहब को इस तरफ भेज दो, तो एंगल सी बराबर आ गया 180 माइनस 135, तो एंगल सी हमारा आ गया 45 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। ये हमने मेन एंगल लेकर चला है ना, और हमें ये एंगल मिल गया 45 का। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो अगर आप देखोगे इस त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गए, ये भी 45 का, ये भी 45 का। और अभी मैंने प्रश्नावली 8.1 के एक में क्वेश्चन नंबर 5 था, पता नहीं 6 था, उसके अंदर बात बताई थी कि किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर होना तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्लास 9 में भी पढ़ा था हमने। किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर होंगे तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यानी इसके सामने वाली भुजा ए बी और इसके सामने वाली भुजा बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। समझ में आया? ए बी और बी सी क्या आ गई? बराबर। अब लेट से ए बी को मैं मान लेता हूँ एक्स है, मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, हमने मान लिया एक्स है, तो ये भी कितनी मिलेगी आपको? एक्स ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर है। समझ में आई? अगर मान लो इसको 5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये भी कितनी मिलेगी? 5 की मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर थे। दो एंगल बराबर होंगे तो इनके सामने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। अब देखो ये दो भुजाएं आपको मिल गई। अगर आपको याद हो प्रश्नावली 8.1 में हमें भी जब भुजाएं मिलती थी तो एक्स वाई में ही मिलती थी, कुछ ऐसा है ना, एक्स ये 2x ये इस तरीके से मिलती थी। अनुपात देते थे हम उसको एक्स में ही चेंज कर लेते थे, एक एक्स रेट है, इस तरीके से। दो भुजाएं मिल गई। अब आप क्या करते थे? तीसरी भुजा पता कर लेते थे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमें तीसरी भुजा मिल जाएगी, ए सी मिल गई। उसके बाद रेशो निकाल लेंगे, है ना। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना अपना? ए सी तो मालूम ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो। ए बी मालूम है, एक्स है, बी सी भी एक्स है, तो हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। मुझे तो ए सी चाहिए भैया, तो ए सी करोगे यानी इसके ऊपर रूट लगेगा, तो 2 का रूट होता है √2 और एक्स स्क्वायर का रूट होता है एक्स, यानी ए सी आ गया बना √2x। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया? तीनों भुजाएं मालूम चल गई, चाहे किसी फॉर्म में लगी हो, एक्स में, वाई में, जेड में, नंबर्स में, किसी भी तरीके से हमें तीनों भुजाएं पता करनी थी। तीनों भुजाएं मिल गई, एक्स, ये एक्स और ये √2x। ठीक है ना। अच्छा अब आप कह सकते हो सर फिर हमें इतनी तामझाम करने की जरूरत क्या थी? ये एक्स है तो हम इसको ही मान लेते पहले स्टार्टिंग में एक्स। तो ऐसे मान नहीं सकते ना, हमें पता है कि यार ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये एक्स है तो ये एक्स होगी। समझ में आई? आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं था। हमने तो यहाँ पे करके देखा कि भैया ये 45 है, ये 45 था, ये भी 45 निकला, उसके बाद ये दोनों भुजाएं बराबर निकली, इसकी वजह से मैंने इनको एक्स एक्स माना। समझ रहे हो? अगर ये बराबर ना होती ना तब मैं मान नहीं पाता, तब मेरे को इसको एक्स मानना पड़ता, ये कुछ वाई होती, फिर अलग ही बिल थी, मुझे मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे ये मालूम था कि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गई। समझ में आई? अब ये तीनों भुजाएं मालूम चल गई ना। अब एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। कैसे? देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है साइन। मेन एंगल कौन सा हमारा? 45 डिग्री, ये वाला, है ना। सही, इसको मेन एंगल करके कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो साइन क्या होता है हमारा? लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब क्या बना? एक्स, कर्ण क्या है? √2x। एक्स एक्स कट गया कितने पे? 1 पे, 1/√2 आ गया। ये भी 1 पे है, ऐसे ऐसे 1 पे कटेगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ये तो √2 ही रहा। √2 की 1 से करोगे ऊपर 1 आ गया, यानी साइन 45 पे कितना होता है? 1/√2। अब टेबल में देख लो, साइन 45 पे साइन 45 पे कितना होता है? 1/√2। समझ में आई?
ये जो वैल्यू थी साइन 45 की 1/√2, ये उसे यहाँ से पता चली होगी। कहाँ से? यहाँ से। कुछ इस तरीके से उन्होंने पता किया होगा कि साइन 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2 होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो उसका मतलब ये है कि लंब और कर्ण का अनुपात जो है वो हमेशा होगा 1/√2। समझ में आई? अब ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कोस 45 पता करो, कोस क्या होता है? आधार और कर्ण का अनुपात। आधार कौन सा भैया? ये और ये। आधार और कर्ण का अनुपात। आधार क्या अपना x, कर्ण क्या अपना √2x। x से कम x पे घट गया, ये भी कितना है? 1/√2 है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 का बन रहा है, तो आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा, जो रेशो होगा उनमें, वो 1/√2 होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आधार 1 है तो ये √2 होगा, आधार 2 है तो ये 2√2 होगा। समझ में आई? इस हिसाब से टेंजेंट 45 देख लो भैया, लंब बटा आधार होता है। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। इसको है ना कई टीचर ऐसे लिखवाते हैं, मैंने लिखवाना चाहिए था ऐसे ही, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम टीचर ऐसे लिखवा देते हैं LALKKK। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो, चाहे हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो लंब कितना अपना? लंब तो x है भाई, आधार भी x है, तो ये आ गया हमारा 1/1 लिख लो या 1 लिख दो, बात एक ही। यानी टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। टेबल में चेक करोगे तब ये मिलेगा। ये तो साइन कोस टेंजेंट की बात आ गई। अब कोसिकेंट की बात करते हैं भैया। कोसिकेंट 45 कितना होता है? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप कर्ण और लंब का अनुपात निकाल लें। आपको याद है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम करने के बाद साइन का उल्टा होता था, यानी कर्ण और लंब का अनुपात निकालें, या फिर आप डायरेक्टली साइन का उल्टा कर दें। कोसिकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा होता है ना, तो कोसिकेंट निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दो। 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? √2/1। उसको आप √2 लिख सकते हैं। ऐसे कोस का उल्टा सीकेंट 45। सीकेंट 45 क्या होगा? कोस 45 का उल्टा, यानी √2/1 जो कि √2 होता है। टेंजेंट 45 का उल्टा होता है कोट 45। इसको निकालने के लिए टेंजेंट का उल्टा कर दो। 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे आप 1/1 लिख सकते हो, और 1/1 का उल्टा करोगे तब भी 1/1 ही आएगा, जो कि क्या होता है? आपका 1 होता है। इस तरीके से ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आई कि भैया साइन 45 पर ये होता है, कोस 45 पर ये, टेंजेंट पे ये, कोसिकेंट पे ये, सीकेंट पे ये, कोट पे ये, है ना। तो अगर आप यहाँ पे टेबल में चेक करोगे तो यही आपको वैल्यूज़ मिलेंगी 45 डिग्री वाली। ठीक है, तो आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं है कि यार टेबल तो रटनी पड़ी। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक भी है, आपको डायरेक्टली ट्रिक बता के भी कराई जा सकती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये टेबल याद भी हो जाएगी, आपको बता भी दूंगा कैसे याद करनी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको ये ना पता चले कि भैया साइन 45 की वैल्यू निकली कैसे, है ना। चाहे आपको समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपको बेशक समझ में ना आए कि भाई 45 की वैल्यू ऐसे आई क्यों, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि भैया ये वैल्यू किसी ना किसी कारण से निकली है। ऐसे किसी ने आंख बंद करके यहाँ पे अपनी मर्जी से 1/√2 नहीं लिखा, इसका रीज़न क्या था वो आपको पता चल गया। समझ में आई? इस तरीके से निकाली गई होगी। ठीक है, नोट करो। पानी पी के आता हूँ 2 मिनट। किया नोट? देख लो कितना होगा, 34 मिनट का। नोट करो। चलो अब हम बात करते हैं 30 और 60 डिग्री की। ठीक है, जब पानी नहीं पीते हैं ना तो स्पीड एकदम इतनी फास्ट हो जाती है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कितनी तेज़ तेज़ बोल रहे हैं। पानी के पीने के बाद आराम आराम से फिर पढ़ाया जा सकता है ना। तो हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेशो पता करने हैं।
मतलब क्या इसका, कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। समझ में ना भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस लॉजिक पता चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये एंगल है 90 डिग्री का, और ये एंगल मान लो 60 का मान लो। 30 से भी कर सकते थे, लेकिन 60 का मान लो एक बार, ठीक है। 30 से करते थे तो थोड़ा सा लेंथ ही पड़ जाता बस, तो मैं नहीं चाहता कि लेंथ ही पड़े और आपको थोड़ा अलग सा लगे। 60 कर लेते हैं, 60 का भी लेंथ ही है, लेकिन समझ में आ जाएगा। ये एंगल मान लो 60 का है ना, और आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है। आपको साइन 60 निकालना है, कोस 60 निकालना है, टेंजेंट 60 निकालना है, ऐसे करके आपको वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम हम इस एंगल को पता करेंगे, भाई एंगल सी कितने का होगा। कैसे? हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जोड़ 180 होता है। अब एंगल ए 60 दे रखा है, बी 90 दे रखा है, सी मुझे मालूम नहीं, नहीं 150 हो गया, 150 को उस तरफ भेज देता हूँ, तो एंगल सी मेरा आ जाएगा 30। सबसे पहले काम क्या किया, ये एंगल पता कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे एंगल्स अलग अलग आए, ये 60 आया और ये 30 आया। पिछली बार तो क्या हुआ था कि यहाँ पर दोनों एंगल बराबर आ गए थे, बराबर आ जाने की वजह से हमें ये दोनों भुजाएं मालूम चल गई थी। लेकिन अब की बार ये बराबर है नहीं, है ना, और बराबर नहीं हो तो ऐसी कोई थ्योरम नहीं है कि भैया अगर ये बराबर नहीं है तो एंगल, ये जो साइड है इनका क्या रिलेशन होगा, ऐसा कोई थ्योरम है नहीं। अगर बराबर हों तो ये साइड बराबर होंगी, ये बात पक्की है, लेकिन बराबर नहीं हों तो इनका रेशो क्या बनेगा वो हमें मालूम चलता, भाई इनका रिलेशन जो है वो क्या होगा ये हमें पता नहीं होता। तो अब तो यहाँ पे अटक गया अपन, क्योंकि इसके आगे तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। अगर बराबर निकल जाती तब तो ठीक था, बराबर निकले नहीं है। तो क्लास 9th में हमने एक बात सीखी थी कि जब आप ज्योमेट्री का यूज़ करते करते कहीं पर अटक जाओ और क्वेश्चन आपसे आगे सोल्व ना हो, तब आप करते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। हमें यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक, डी पॉइंट तक, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, बराबर दिखना चाहिए ना, यहाँ तक डी पॉइंट तक, और इस तरीके से बढ़ाएंगे ताकि बी ए और बी डी बराबर हो जाए। ये हमने कंस्ट्रक्शन की, अपनी मर्जी से रचना करी है। क्या रचना करी है हमने, इस बी पॉइंट से एक रेखा खींची बी डी, जो कि बराबर होगी ए बी के। यहाँ लिख देता हूँ, बी ए बराबर बी डी, ये हमने रचना कर ली, ठीक है। अब सी और डी को मिला देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक सीधी रेखा है, इस तरफ 90 का है तो इस तरफ भी कितने बनेगा, 90 का बनेगा। दोनों का जोड़ 180 हो गया, है ना। अब आपको एक मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ अलग से, क्या है वो, देखो मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये है ए बी सी। आपने इस त्रिभुज में किसी भी एक शीर्ष से, इसको शीर्ष बोलते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं इनको शीर्ष बोलते हैं, किसी भी एक शीर्ष से अगर आपने एक लंब खींचा, लंब का मतलब कि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, और उस लंब ने रेखा को समद्विभाजित कर दिया। मान लो ये वाला भाग ए डी और सी डी बराबर कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है वो बता रहा हूँ आपको। अगर किसी भी त्रिभुज को ले लो और उसमें किसी एक वर्टेक्स से अगर आप एक लंब खींचते हैं और वो लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समद्विबाहु। समबाहु भी हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु तो होगा ही होगा। समबाहु की गारंटी नहीं है, लेकिन समद्विबाहु की गारंटी है। अब यहाँ पर भी देखें, इस शीर्ष से एक लंब गेड़ा गया, लंबी हुआ ना, लंब गेड़ा गया। इस लंब ने, क्योंकि लंब इसलिए हुआ क्योंकि दोनों तरफ 90 एंगल बन रहा है, लंब ने इस रेखा को ए डी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ए बी और बी डी। मैंने बताया कि भैया हमने बी डी को ए बी के बराबर खींचा,
इसका मतलब ये दोनों बराबर भाग हो गए, लंबी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। मान लो कि AC भुजा CD के बराबर हो गई। समझ में आ रही है आपकी बात? वापस समझ लो, हमने रचना करी, BD को AB के बराबर खींचा, ये 90 का एंगल था, ये भी 90 का एंगल हुआ, ठीक है। फिर हमने एक बात सीखी है कि भैया अगर किसी त्रिभुज में किसी वर्टेक्स से एक लंब खींचा जाए और अगर वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु भी हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु तो होगा, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, है ना। अब आप इस पूरे त्रिभुज को देखिए, पहले मैं इसको मिटा दूं। अब आप इस पूरे त्रिभुज को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे आँख गाड़ के देख लिया। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसके सामने वाला ये हो ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। अब कह सकते हो सर इसके सामने तो ये वाला कोण क्यों है, इसके सामने तो ये वाला कोण है ना। देखो अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं ना, सिर्फ इस त्रिभुज की, तब तो इसके सामने ये वाला कोण होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे त्रिभुज की, क्योंकि हमें ये दोनों भुजाएं बराबर मिले ना, तो पूरे त्रिभुज की बात करेंगे तभी फायदा होगा। पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पूरे त्रिभुज की बात करेंगे तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समझ में आ गई? ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी रचना वाला त्रिभुज है, जो हमने कल्पना करी है, जो रचना कर रखी है, इस त्रिभुज में मैं इस एंगल C का पता करूँगा। ये जो भाई साहब है ये, इसका मालूम करूँगा। कैसे? वही भाई तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा, 90 60 ये है तो ये मिलेगा 30, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एंगल भी 60 का है और ये एंगल भी कितने का है? 60 का है, और ये भी कितने का है? 60 का। 30 और 30 60 हो गया ना। अगर आप देखें तो इस त्रिभुज में तीनों एंगल बराबर हो गए, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तीनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब ये हमारा त्रिभुज एक बन गया समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? समबाहु। मैंने कहा था ना कि भाई समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु तो गारंटी बात है, 100/100 बात है कि समद्विबाहु तो होगा ही होगा, है ना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि भैया ये त्रिभुज तो समबाहु भी बन रहा है, यानी सभी भुजाएं बराबर है। लेट्स से अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये भी हमारी क्या होगी? x। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना, 60 60 60। अगर त्रिभुज में तीनों एंगल 60 60 के हों तो वो समबाहु होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसकी, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x और ये भी x होगा, है ना। अब देखो ये पूरा x है आपका, पूरा कितना है? x। अगर ये पूरा x है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे ये a भी बता दो, a भी कितना है, तो आप कहोगे सर x का आधा होगा, x/2 होगा। समझ में आई? तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ वो समझिए। इससे हमें जो हमारा मेन त्रिभुज था, क्योंकि ये तो हमने रचना करी थी, सिर्फ सोचा था, जो हमारा मेन त्रिभुज था उसकी आपको दो भुजाएं मालूम चल गई कि ये x और ये x/2 है। थोड़ा लेंथी पड़ गया मानता हूँ, लेकिन इसको ऐसे ही कराया जाता है। वापस समझा देते हैं एक बार। हमने क्या किया, हमें ये 60 डिग्री का एंगल मालूम था, है ना। हमने इसको 30 का माना, मतलब 30 का मिल गया, क्योंकि 180 डिग्री जोड़ होता है। फिर रचना कर करके हमें ये पता चल गया कि यार ओप्स पाप हो गया ये तो। रचना करके हमें मालूम चल गया कि AC x है और AB x/2 होगी। रचना कैसे करी मालूम चल गया। हमने यहाँ पर एक रेखा खींची BD। आपको मैं एक बार वापस बताऊँ क्या खींची? एक रेखा BD AB के बराबर थी और CD को जोड़ दिया था। अब यहाँ पर हमने देखा कि भैया ये लंब है, क्योंकि यहाँ भी 90 का यहाँ भी 90 का लंब है और ये समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा त्रिभुज या तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समबाहु हो सकता है, उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन समद्विबाहु तो होगा ही होगा, ये बात पक्की है। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल 60 का, 90 का, तो ये 30 का होगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि तीनों एंगल 60 60 के हो गए थे ना कि नहीं हो गए थे। तो इसका मतलब ये समबाहु बन गया, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये पूरा भी क्या होगा? x होगा। पूरा x होगा तो ये कितना होगा? x/2 होगा। तो इस तरीके से फिर मैंने इस काल्पनिक त्रिभुज को, क्योंकि हमने सिर्फ रचना करी थी, कल्पना करी थी अपने दिमाग में, इस काल्पनिक त्रिभुज को मैंने मिटा दिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसकी जरूरत है ना। ये x निकल गया, ये x/2 निकल गया। अब मुझे इस त्रिभुज में दो भुजाएं मिली हुई है, मैं तीसरी भुजा पता कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। करें? पहले इतना नोट कर लो यार,
करो शाबाश। चलो मुझे पता है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC x इसका स्क्वायर बराबर होगा AB x/2 प्लस BC तो मालूम नहीं है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, माइनस का x²/2। एलसीएम लो, 2 एलसीएम आएगा, 2x² माइनस का x²। गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं ठीक है, एलसीएम ले लिया, मतलब डायरेक्टली ले लो, चाहिए उसका आपको अच्छा लगे। तो x² में से x² गया, तो x²/2 बराबर BC का स्क्वायर। मुझे तो भैया BC चाहिए, तो BC चाहिए तो इसका रूट करो। x² का रूट करोगे तो x हो जाएगा, 2 का रूट करोगे तो √2 आएगा, यानी ये हो गया हमारा x/√2। मैंने कर दिया गलत, 2 मिनट रुको। बता रहा था ना, गलती करी है मैंने कहीं ना कहीं। 2 मिनट मिटा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी तो क्या करें अब। AC x² AB, यहाँ पे गलती हो गई थी अपनी, x का तो स्क्वायर कर दिया, 2 का भूल गया अपन। BC तो ये हो गया हमारा x² बराबर x²/4। समझ रहे हैं, x²/4। पिछली बार 2 लिख दिया था ना, इसको ले जाते हैं इस तरफ। ये हो गया हमारा x² माइनस का x²/4 बराबर BC का स्क्वायर। इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, 4 एलसीएम आएगा, 4x² माइनस का x², 3x² हो गया बराबर BC का स्क्वायर। मुझे तो BC से मतलब है, तो इसका रूट करना पड़ेगा। अब 3 का रूट करोगे तो टूटेगा नहीं, √3 लिखेंगे। x² का रूट करोगे तो x आएगा, और 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, यानी BC कितना आ गया आपका, √3 x/2। ये आ गया। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम चल गई, ये x, ये x/2, ये √3 x/2। चाहे किसी भी रूप में लगी हो, नंबर्स में लगती तब भी ठीक था, x y में लगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीनों भुजाएं मालूम चल गई, तो आप बस रेशो निकाल लो, ठीक है। कैसे, देखो अब ये देखो 60 के रेशो निकलेंगे यहाँ से, आपको मालूम चलेगा कि sin 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, इस तरीके से, ठीक। अब cos 30 के भी पता चल जाएंगे, क्योंकि 60 को इसको मेन एंगल मानोगे तो 60 के रेशो निकल जाएंगे, इसको मेन एंगल मानोगे तो 30 के निकल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पहले मैं 60 को ही मेन एंगल मान के चलता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 30 और 60 का इकट्ठा निकल जाएगा, 2 अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही में बन जाएंगे सारे सिस्टम, ठीक है। तो 60 को मेन एंगल की तरह यूज करेंगे, तो sin 60 डिग्री, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, 60 को मेन एंगल की तरह यूज कर रहे हो तो लंब होगा ये, कर्ण कितना है x, तो ये नीचे वाला जो भाई साहब x है ना, इसको x/1 लिख सकते हो, ऊपर जाके उल्टा हो जाता है ये, ऐसे x से x कट सकता है, क्या बच गया आपका √3 है कम, 2 का 2, तो sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। समझ में आई बात। और आप इस टेबल पे चेक करो, sin 60 की वैल्यू यही है,
अब निकालते हैं कोस 60 की वैल्यू। तो कोस होता है हमारा आधार बटा कर्ण। आधार कितना बताओ, शाबाश, x/2, कर्ण है x, हो गया x/2। ऊपर जाके ये जो x भाई साहब हैं ये उल्टे हो जाएंगे, यानी 1/x। क्रॉस का निशान लगा दो चाहे तो, नहीं तो रहने दो। एक्स कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 2। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। टेंजेंट 60 की अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा आधार का अनुपात। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। लंब कितना है, लंब तो ये है, आधार कितना है, आधार ये है। तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू मालूम चल गई। आप ऐसे ही कोसिकेंट 60 पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, साइन का उल्टा कर देना, ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही सीकेंट 60 का पता कर सकते हैं। कैसे करोगे, कोस का उल्टा कर दो भाई, 2/1 यानी 2। इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 आएगा। ये क्या होगा, कोट की वैल्यू। समझ में आ गई बात, ये चीज़ें कर लोगे। ये तो हमने बात करी 60 की। अब मुझे ऐसे ही अगर 30 की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करता, उसको देख लो। ठीक है, तो 30 की बात करते तो फिर अपन 60 को भूल जाते, क्योंकि हमें तो मेन एंगल अब 30 को लेना है ना। सॉरी इसको तो मत भूलो यार तुम, इसको सर्कल को मिटा देता है ना। अब की बार मेन एंगल किसको लेना है, 30 को लेके चलना है। तो ये मेन एंगल है, तो लंब होगा हमारा ये, है ना। तो निकाल लेते हैं। साइन 30 की बात करते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, x/2, कर्ण है हमारा x, हो गया x/2। ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/x कट गया, क्या आ गया 1/2 आ गया। अगर हम बात करें कोस 30 की, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बताओ, शाबाश, आधार है x/2, कर्ण है हमारा x, तो हो गया x/2 इंटू 1/x। ऊपर जाके उल्टा हो गया ना, तो 1/2 आ गया। ऐसे ही अगर आप टेंजेंट 30 की बात करोगे तो लंब बटा आधार। लंब कितना है, x/2 है, नहीं 2 मिनट गलती कर दी मैंने, 2 मिनट मिस्टेक भाई मिस्टेक हो गई। कोस 30 आधार बटा कर्ण है ना, तो आधार तो हमारा ये होगा। तभी मैं सोचो ऐसे कैसे बराबर आ गए, ये तो 45 पे बराबर होते हैं ना। मैं यहाँ पे √3/2x आएगा। सॉरी मेरी मिस्टेक थी, हो जाती है अब। लंब बटा आधार, लंब तो ये होगा, आधार ये होगा। ये आपकी वैल्यूज आ गई, चेक कर लें एक बार, कभी मिस्टेक कर दी हमने। ठीक है, ऐसे ही आप इनका उल्टा करके बाकी वैल्यूज पता कर सकते हैं, कर लेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भैया ये 45 डिग्री की वैल्यूज़ यही क्यों होती हैं। इसका तो आसानी से मालूम चल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। 30 और 60 की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे तो उसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ी। निकल तो उसमें भी गई, लेकिन थोड़ी सी रचना करके निकला, है ना। और वैल्यूज सारी की सारी यही आई, समझ में आई। अब बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की। तो 0 डिग्री की बात करते हैं पहले।
तो पहले मैं एक बार नया सॉफ्टवेयर खोल दूँ, 2 मिनट रुको, खुलेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, आप मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। बन जा मुन्ना, बन जा, बन गया। चलो, ये हमारे पास ट्रायंगल है ना। पेंसिल खोलता हूँ, 2 मिनट रुको। पहले हम 0 डिग्री की बात करते हैं। यानी ये एंगल यहाँ पर 0 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, अभी तो ये एंगल 0 डिग्री का पाएगा नहीं। अभी तो हो सकता है कि ये एंगल भाई 10 डिग्री का हो, मान लेते हैं। तो मुझे इस एंगल को 0 डिग्री का करना है, और फिर उसके बाद मुझे साइन कोस टेंजेंट की वैल्यू पता करनी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा पी है। पी कह रहा हूँ, इंग्लिश की बात याद आ गई यार, हिंदी में चल रहे हैं तो इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, तो इसलिए ये लंब है, ये आधार है, और ये हमारा कर्ण, ठीक है। ये एंगल 0 डिग्री का बनाना है अपने को, क्योंकि अभी तो 10 का है। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, पूरा पूरा ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो देखो क्या इसके अंदर चेंज आएगा फिर। ओप्स, 2 मिनट। चलो हो गया, भगवान का शुक्र है, ठीक है। तो मुझे इस एंगल को कम करना है धीरे धीरे, है ना। देखो, इसको तो मैंने रेंडमली माना है 10 का, लेकिन 10 का है नहीं ना, कितना का भी हो सकता है, मुझे क्या मालूम। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा कम करता हूँ, ध्यान से देखना। कम कर रहा हूँ, 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 कम कर दिया, 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 और ये बन गया पूरा 0। 0 बन गया। अब 0 बनने से क्या खास बात हुई कि जो हमारा कर्ण था, समझ में आया, जो ये आपका कर्ण था, ये भाई साहब जो कर्ण भाई साहब थे, ये इतना गिर गए, इतना गिर गए, इतना गिर गए कि आधार ही बन गए, है ना। ये क्या बन गए, आधार बन गए। समझ में आ रही है। ये कर्ण नीचे गिरते गिरते जैसे ये 0 का एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ये हमारा जैसे 0 का बनेगा, ठीक है, 0 का बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे कर्ण भाई साहब हैं, कर्ण भाई साहब, ये पूरे का पूरा आधार पे डिपेंड हो जाएंगे, पूरा पूरा आधार बन जाएंगे, है ना। यानी मैं लिख दूं कि जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं तो कर्ण और आधार सेम हो जाते हैं। कर्ण और आधार क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ये समझ में आई। कर्ण जो थे ये पूरा पूरा क्या बन गया, आधार बन गया। अच्छा अच्छा, लंब की बात कर लो भाई, लंब की को छोड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो इस एंगल को मैं धीरे धीरे 0 बनाऊंगा, तो लंब का हाल देखना, इस बीसी का हाल क्या होगा। भैया लंब 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 कहाँ गया, लंब लंब तो खत्म हो गया, समझ रहे हो। लंब तो बिल्कुल ऐसे 0 हो गया भाई, बचा ही नहीं। समझ में आई। तो जैसे ही एंगल 0 डिग्री का हुआ तो कर्ण तो आधार बन गया, यही कर्ण हो गया, और इसी के ऊपर यही आधार था, इसी के ऊपर कर्ण आ गया, और जो लंब भाई साहब थे ये तो खत्म हो गए, यानी 0 हो गए। बात समझ में आ गई। कर्ण हमारा क्या हो गया, आधार के बराबर हो गया, आधार आधार ही रहा, और लंब क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन 0 डिग्री की है ना। साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब तो यार 0 है। कर्ण, कर्ण तो चाहे कर्ण लिख दो चाहे आधार लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो 0 के बटे में आप कुछ भी लिखो वो 0 ही बनता है। 0 बटा समथिंग 0 ही होगा। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। नहीं समझे, यहाँ लिख दो बस साफ साफ। ये या तो ये टॉपिक, या तो ये वीडियो अच्छी जाएगी, या फिर बहुत बहुत घटिया जाएगी, क्योंकि सब कहेंगे कि सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही समझ में आएंगी। ठीक है, नया नया टॉपिक है, आपको हर एक स्कूल में नहीं बताया जाता कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ। ठीक, अगर मान लो आपको स्कूल में बताया जाए, या फिर सारे वीडियो लेक्चर बनाने वाले सारे बताएं कि ऐसा ही वैल्यूज़ क्यों आई, तब आपको हो सकता है कि समझ में आ जाए। ठीक, अब आपको आ भी जाएगा समझ में, ऐसा मुश्किल नहीं है, आ जाएगा। लेकिन वही बात है ना, आपको नया नया लगेगा सब कुछ कि भैया क्या क्या पढ़ाया जा रहा है मैडम। तो ये चीज़ है। साइन की निकाल ली, अब निकालते हैं आपका कोस की।
कोस 0 डिग्री की। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना। आधार कितना है? आधार तो भैया आधार ही है। चलो कर्ण कितना है? कर्ण तो यार आधार बन चुका है, कर्ण को आधार लिख दो चाहे। ठीक है भाई, कर्ण को आधार लिख देता हूँ। आधार से आधार कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। तो अगर आप देखोगे टेबल में तो कोस 0 1 मिलेगा, साइन 0 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब तो भाई साहब 0 है, बटे में आधार लिखो चाहे ना लिखो अपनी मर्जी है, 0 के भी कुछ भी आएगा तो क्या आएगा? 0 बनेगा, है ना। तो इसलिए साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, टेंजेंट 0 डिग्री पर 0 होता है। बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं इनका उल्टा। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, है ना। अब यहाँ पर उल्टा का मतलब समझना, 0 का उल्टा, देखो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। अब मैं 0/1 का अगर उल्टा करूँगा तो 1/0 हो गया, और 1/0 होता है हमारा नॉट डिफाइन। ध्यान रखना क्या होता है? नॉट डिफाइन, क्योंकि आप किसी भी अंक को 0 से भाग नहीं कर सकते। कोई दूसरा अंक 0 को भाग कर सकता है, जैसे 0/1 की बात करूँ तो 0 अंदर 1 बाहर, तो 1 0 0 होगा, ख़त्म कहानी, इसलिए 0 आ गया ये। लेकिन 1/0 में उल्टा सिस्टम हो जाता है, 1 अंदर 0 बाहर, तो 0 की टेबल में 1 किस पर आता है? आता ही नहीं है, क्योंकि 0 0 0 होगा, 0 एकम भी 0 होगा, 0 दूनी भी 0 होगा, 0 तिया भी 0 होगा, तो 0 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो इसलिए ये नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन को क्लास 10th के लेवल पे आपको इन्फिनिटी लिखवाया जाता है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत हिंदी में कोई नहीं बोलता इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सारे इन्फिनिटी, है ना। ऐसा आर्ट होता है, उल्टा आर्ट कह लो, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी में अंतर है, ध्यान देना इस चीज़ का। लेकिन क्लास 10th के लेवल पे दोनों सेम बताया गया, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, क्लास 11 12th में जाओगे तो फिर बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए 1/0 हो जाता है, वो क्या होता है? इन्फिनिटी। बटे में 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे अगर मैं सीकेंड 0 की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा? एक का उल्टा तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, इसका उल्टा करूँगा तो वापस 1/1, जो कि 1 होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कोसेकेंड सेकेंड हो गया, अब क्या बच गया हमारा? कोट बच गया यार। तो कोट क्या होगा? इस 0 का उल्टा, 0 का उल्टा यानी 0 का उल्टा होगा 0/1 है, इसको लिख सकता हूँ 1/0। ठीक है, 1/0 वापस से क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। भाई डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, इसको आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। अगर आप इस टेबल में देखोगे, टेबल में दिखाऊँ आपको मैं, तो ओह तेरी तो पाप हो गए, तो 2 मिनट रुको। चलो भाई अब देखेगा, अगर आप कोसिकेंड 0 पर देखोगे तो अपरिभाषित लिखा हुआ है ना, इन्फिनिटी अपरिभाषित नॉट डिफाइंड एक ही बात है। कोट 0 पर देखोगे तब भी क्या है? अपरिभाषित। इसलिए ये जो वैल्यूज आई ना 0 1 0, ये इस तरीके से आई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। उड़ गया, समझ में आ गई ये चीज़ थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा दूँ, अब हम बात कर लेते हैं 90 डिग्री की, कि भाई 90 डिग्री के एंगल कैसे निकले होंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं वापस से, ये हमारे पास त्रिभुज है। हमें पता करना है कि 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? 90 डिग्री का बनना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसको खींचते हैं फिर। चलो स्टार्ट करो। ओके, यहाँ से खींचूँ क्या? दोनों तरफ से खींचना पड़ेगा ना, यहाँ से खींचेंगे। चलो ठीक है, 90 का बनाना है ना, लो धीरे 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 देखो। अब ये रेखा जो है AC भुजा हमारी प्यारी प्यारी, ये सीधी बनेगी, 90 डिग्री का बनती जाएगी। ए बन गई बन गई बन गई बन गई। चलो भाई साहब, चलो चलो चलो, होगी पूरी। तो हमने 90 डिग्री पे क्या देखा कि भैया ये तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बन गई, 0 डिग्री और 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वापस समझो, अलग हो। ये देखो, मान लो ये त्रिभुज हमारी 90 डिग्री पर, हमें पता करना है कि साइन कोस टेंजेंट कितने होंगे, है ना। ये तो हमारा 90 का होता ही है, ये जो हमारा मेन एंगल है इसको भी 90 का करना है। तो 90 का करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये भुजा में चेंजेस देखना क्या होगा। ठीक है, पहले से नाम लिख दूँ पहले मैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा। 2 मिनट रुको, एक मिनट एक बस शांति रखो, 2 मिनट।
शांति का दान दें। और अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ ताकि 90 का बन जाए, ऐसे, है ना। 90 का बनने के बाद चेंजेस क्या आए, चेंजेस देखें क्या है। ये जो हमारा आधार था, जो ए बी था, ये ख़त्म हो गया। कैसे, ये देखो, आधार गया 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 गया, और जैसे ही ये 90 डिग्री का बना तो आधार भी हमारा 0 हो गया, ख़त्म हो गया ना, आधार क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। आधार मेरा 0 बन जाता है जब हमारा मेन एंगल 90 का होगा तो, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, इस कर्ण का क्या क्या हिसाब होगा देखें। देखो फिर, ये जो हमारा कर्ण भाई साहब है, ये भी जैसे ही मेन एंगल 90 का बनेगा तो कर्ण और लंब, ये हमारा लंब था, ये हमारा कर्ण था, कर्ण और लंब एक हो जाते हैं, यानी कर्ण और लंब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। या फिर आप कह लो कि कर्ण बराबर हो जाता है लंब के। सुन भाई, कर्ण लंब के बराबर हो जाता है, लंब भाई साहब लंब भी रहते हैं, और आधार हो जाता है हमारा 0, है ना। अब मुझे तीनों भुजाएं मालूम चल गई कि भैया कर्ण लंब के बराबर होगा, लंब लंबी रहेगा, आधार 0 हो गया, है ना। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूँ, समझ आ रही आपके। इसको मैं खोल दूँ एक बार। जैसे ही हमारा मेन एंगल 90 डिग्री का बनेगा, जैसे अभी तो 90 का है नहीं, अब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट 90 का बन जाएगा। जैसे हमारा मेन एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो कर्ण लंब के बराबर हो जाएगा, लंब लंबी रहेगा, आधार 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 90 डिग्री पर, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो बताओ, लंब तो लंब है, कर्ण को क्या लिख सकता हूँ, कर्ण को लंब लिख सकता हूँ, यानी लंब बटा लंब करके क्या आ गया, 1, इसलिए साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। टेबल में चेक कर लो चाहे। कोस 90 की बात करते हैं, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना अपना 0, कर्ण कितना है, कर्ण तो भैया लंब के बराबर है, तो 0 बटा लंब 0 ही होगा। टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ, लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब तो भैया लंब ही है, और आधार, आधार अपना 0 है। अब किसी को भी अगर आप 0 से भाग करोगे तो वो होता है नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी कह लो या अपरिभाषित कह लो, बात सेम है। समझ में आई बात, ये चीज़ थी। लंब को चाहे कर्ण लिख दो ठाके, तब भी तो 0 से भाग करोगे, नॉट डिफाइंड ही आएगा। तो इस तरीके से साइन 90 1 आ गया, कोस 90 0 आ गया, और टेंजेंट 90 की जो वैल्यू है, टेंजेंट 90 बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट 90 डिग्री की जो वैल्यू है होती है नो डिफाइंड अपरिभाषित। अब ऐसे ही आप कोसेकेंड निकाल लो, सीकेंड निकाल लो, और भैया कोट निकाल लो, निकाल लें। कोसिकेंट यानी साइन का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 होगा, 0 का उल्टा, अब 0 का उल्टा देखो कैसे होगा, 0 बटा 1 लिख सकता हूँ, 0 का उल्टा करूँगा तो 1 बटा 0, जो कि नॉट डिफाइन होता है। अब इसका उल्टा करना है, नॉट डिफाइन का उल्टा, नॉट डिफाइन क्या होता है, ले बटा 0 था, लंब बटा 0, अगर आप इसका उल्टा करो तो 0 बटा लंब हो गया, 0 बटा लंब, यानी आप 0 को किसी नंबर से भाग करा रहे हो, यहाँ पर 0 से भाग हो रहा था, यहाँ पर 0 को किसी नंबर से भाग करा रहे हो, तब वो 0 ही आएगा, है ना। बताया मैंने आपको, 0 बटा लंब मतलब 0 बाहर लंब अंदर, तो 0 पर ही कटेगा। लंब को मान लो 1 मीटर का है, तो 1 बटा 0 तो 1 0 0, क्योंकि 1 की टेबल में 0 किस पे आता है, 0 पे आता है, खत्म हो गया, इसलिए 0 आ गया ना। तो ये जो वैल्यू है साइन 90 की 1, कोस 90 की 0, टेंजेंट 90 की नो डिफाइन, कोसिकेंट की, सीकेंट की, कोट की, इसलिए हुई है। समझ में आ गई। तो अब हमारी जाकर ये पूरी टेबल पता चल गई कि वैल्यू आई कहाँ से, कि भाई साइन 0 डिग्री 0 क्यों हुआ, साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 क्यों हुआ, 45 डिग्री ये क्यों हुआ, 60 डिग्री ये क्यों हुआ, 90 डिग्री ये क्यों हुआ, है ना। अब आपको चाहे आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा बहुत समझ में आया तब भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये मालूम चल गया कि भैया ये जो वैल्यूज़ है ना, साइन 60 की √3 बटा 2 क्यों हुई होगी, 45 की 1 बटा √2 क्यों हुई होगी, रीज़न क्या है ये मालूम चल गया, और यही मालूम करवाना था आपको। ये मालूम चलना चाहिए था कि ये टेबल रटनी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आंख बंद करके, आंख मूंद करके टेबल बना दिया और आपको कह दिया कि रटो और क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है, इसका लॉजिक था पीछे का, और वो लॉजिक हमने सीखना था, उसी की वजह से हमारा ये लेक्चर बन गया कितनी देर का, 1 घंटे 3 मिनट का, ठीक है। कहाँ गया भैया, आ जाओ आ गया।
समझ में आ गई बात। ये टेबल कैसे बनी आपको ये अंदाज़ा देना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अच्छा, अब ये कहोगे सर मुझे ये टेबल याद कैसे रखूँगा? चलो आपने बता दिया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये टेबल याद भी तो रखनी पड़ेगी। अब ऐसा है नहीं कि कॉपी में पाड़ के ले जाऊँगा और क्वेश्चन कर लूँगा, ऐसा तो होगा नहीं पेपर में एग्जाम। तो टेबल को याद करने का तरीका है, वो समझ लीजिए। क्या है वो समझो। आपने जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ पहले, क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिर बताऊँगा। इसको ख़त्म करते हैं। ये मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भैया इसकी वैल्यू निकाल लो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? आप तो भूल गए, कोस 30 की वैल्यू भी भूल गए, साइन 30 की वैल्यू भूल गए, कोस 60 की वैल्यू भूल गए, है ना। तो आपको याद कैसे रहेगा? आप टेबल को याद कैसे रखोगे दिमाग में कि भैया इसकी वैल्यू ये होती है? क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे बुक खोलने देगा नहीं कि भैया लो टेबल में देख लो, है ना। तो उसका एक तरीका है, कैसे करोगे वो समझो। जैसे मान लो ये एग्ज़ाम आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको समझा भी दूंगा साथ साथ कि कैसे करना है, और इसको हम टेबल भी बनाना सीख लेंगे। मान लो ये एग्ज़ाम आ गया, अब आपको तो पता ही नहीं कि भैया ये डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, तो आपने करना क्या वो समझो। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, लिख लिया। यहाँ पे लिखो साइन, कोस और टेंजेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे निकालेंगे वो समझो। पहला तरीका क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 0 लिख दो, 0 के बाद 1 आता है, 2, 3 और 4, है ना। फिर इन सबको 4 से भाग दे दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी, सबको क्या दे दो 4 से भाग। क्या किया हमने, पहले गिनती लिख दी, सबको 4 से भाग दे दिया, और इनका कर दो अब रूट। क्या कर दो, रूट कर दो। ये आपकी साइन की वैल्यू बनो चल की। क्या किया वापस समझो, पहले गिनती लिख दी उठा के, 4 से भाग कर दिया सबको, लास्ट में 4 था, 4 से भाग कर दिया और रूट कर दिया सबका, है ना। अब आपकी ये वैल्यू आ गई कैसे, 0/4, 0/4 तो 0 होता है ना, और 0 का अगर आप रूट करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्टली मिटा करके क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, समझ रहे हो। अब जैसे 1/4 की बात करते हैं, 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, यानी साइन 30 डिग्री पर 1/2 होगा। इसको मिटा करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/2, ऐसे इसको कर लो। 1/2 का रूट आ गया, 1 का रूट तो 1, 2 का रूट टूटेगा नहीं, यानी √2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसको मिटा करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू देखोगे तो √3/2 हो जाएगा, 3 का रूट टूटेगा नहीं, 4 का रूट 2, यानी साइन 60 पे वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई, है ना। और 90 की बात करें तो साइन 90 पे कितना हो गया, 4/4 था, यानी 1 का रूट 1 ही हो गया, यानी ये हमारी वैल्यू निकलेगी किसकी, साइन की। समझ में आई आपके। आपने रफ कॉपी पे ये टेबल बनानी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो टेबल बना लेना, 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ लिख देना, साइन कोस टेंजेंट यहाँ पे लिख देना, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप साइन की याद कर लो बस, कि भैया साइन 0 पे 0 होगा, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2 और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस आपको ये भी याद होगे ना, तो आप बाकी सारे के सारे रेशो निकाल लोगे। कैसे, साइन आपने ऐसे लिख दिया, है ना। अब इसका उल्टा लिखने लग जाओ, 1, √3/2, ऐसे उल्टे बैक डायरेक्शन में चल गए, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यानी साइन 0 डिग्री पर 1 होगा, कोस 0 डिग्री पर 1 होगा, कोस 30 पर √3/2, 45 पर। आपने सिर्फ साइन की याद करी, साइन के बाद कोस की कैसे निकाली, इसका उल्टा लिख दिया, है ना। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट मुझे मालूम है कि साइन और कोस का भाग होता है, टेंजेंट बताया मैंने आपको, साइन बटा कोस होता है, साइन और कोस को भाग करो तो टेंजेंट आएगा, ऐसे भाग कर लो। फिर 0 को 1 से भाग करोगे तो 0 हो गया, 1/2 को √3/2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, √2 से √2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1, 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात 1 है। 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 1। 1/0 की अगर मैं बात करूँ तो 1/0 आप किसी नंबर को 0 से भाग करवा रहे हो, है ना, बटे में 0 हो तो हो जाता है अपरिभाषित या फिर नॉट डिफाइन। समझ गए। आपने साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू ऐसे निकालनी, वापस समझ लो, जो साइन है उसको तो याद रख लेना,
या तो मैंने उसका तरीका बता दिया कि कैसे याद करोगे, नहीं तो आप याद भी कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो दिमाग है आपके अंदर, मालूम है मुझे, आपको टॉप आए थे पिछली क्लास में, आप 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, नहीं लाए थे। तो साइन का तो याद कर लेना यार आप, कि साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 होता है। कोस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है बस। उल्टा का मतलब ऐसा नहीं रेसिप्रोकल करके मारो, इसको उल्टी डायरेक्शन में लिख दो। टेंजेंट के लिए क्या करना है, इन दोनों को भाग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साइन, कोस और टेंजेंट, इनकी वैल्यू मालूम होगी। अब आपको सर ये तीनों ही तो मालूम हुई, बाकी 3 रेशो भी तो मालूम करने हैं, कोसेकेंट, सेकेंट और कोट, उनका क्या करेंगे? तो भैया उनको मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोसेकेंट 60 आ जाता है तो आप साइन 60 का उल्टा कर देना, सिंपल। कोसेकेंट साइन का उल्टा ही होगा ना, इसका उल्टा करोगे तो बाकी आपको रेशो मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है कि आपने ये टेबल बना लेनी है। इसको मैं टेबल को एक बार बना दूँ, हाँ ऐसे करके टेबल बना लेनी रफ कॉपी पे। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ऐसे टेबल बना लेना फटाफट। टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँ आपको, तो मुझे इसको सोल्व करना है। साइन 60 डिग्री पर कितना होता है वो देखो पहले। साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2, तो इसकी जगह लिख दो √3/2। कोस 30 पर देखो कितना होता है, कोस 30 पर होता है √3/2, इसको भी लिख दो। साइन 30 पर देख लो 1/2 होता है, लिख दो उठा के। कोस 60 डिग्री पर 1/2 होता है, इसको भी लिख दो। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, √3 की √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, बताया मैंने। √9 लिख दो, √9 को फिर सोल्व करना पड़ेगा, 3 ही आएगा। 2 दूनी होता है 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम आ गया इनका 4। अच्छा एलसीएम लेना जरूर आना चाहिए भाई, अभी तो 2 ही रकम है, 3 रकम आएंगे आगे जाके देखना। एलसीएम 4 आ गया, 4 को 4 से भाग किया 1, 1 तिया 3, 4 को 4 से भाग किया 1, 1 एकम 1, 3 और 1 4/4, कट के आ गया 1। यानी इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी 1 के। ऐसे सोल्व करना था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो मैं आपको करा रहा हूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू आई कहाँ से, है ना। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ टेबल पता होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आने के बाद आपने सिर्फ सोल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊँ क्या? आज के लिए बहुत है, तो एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट रुको इसको मिटाऊँ, ये कल मैं वापस कराऊंगा, कल का जो लेक्चर है उसमें ये वापस कराऊंगा मैं, लेकिन अभी तो सिर्फ ये बेसिक को थोड़ा सा समझाने के लिए वापस से एक बार करा देता हूँ। ओह इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे? टेबल बना लेना एग्जाम में, है ना, रफ पे बना लेना, ठीक है। बना ली, बस वैल्यू रख दो 2। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी। टेंजेंट स्क्वायर 45 का मतलब है कि टेंजेंट 45 की वैल्यू निकाल ली और उसका फिर स्क्वायर कर दिया, है ना। टेंजेंट 45 डिग्री पे होता है 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 स्क्वायर। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो। कोस 30 की वैल्यू होती है ये, इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का स्क्वायर। साइन 60 कितना है? √3/2, और इसका भी क्या है? स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो ये तो प्लस का आइटम है, ये माइनस का है, ख़त्म, प्लस माइनस थे। यहाँ पे क्या किया? 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 एकम आ गया 2। यानी ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो इसका बेसिक आपका लेक्चर जो था वो ख़त्म हो गया। प्रश्नावली 8.2 का हमने बेसिक समझ लिया, ठीक है। बेसिक में हमने क्या क्या सीखा एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। हमने बेसिक में सिर्फ एक टेबल के बारे में पढ़ा। ये कहाँ गए भैया वो टेबल? बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, भविष्य तक काम देगी आपको। इस टेबल के बारे में पढ़ा कि ये टेबल है क्या, है ना। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये एंगल ही क्यों लिखे गए? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंगल पर डिपेंड करते हैं, साइड पर डिपेंड नहीं करते, है ना। जो साइन कोस टेंजेंट की इनकी वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती है, साइड पर डिपेंड नहीं करती। ये हमने पढ़ा।
फिर हमने पढ़ा यार ये वैल्यूज़ 0 डिग्री पर इतनी ही क्यों हुई, 30 पर इतनी ही क्यों है, 45 पर इतनी क्यों है। किसी ने आँख बंद करके ऐसे तो नहीं लिख दिया कि भाई जहाँ मर्जी किया वहीं छाप दिया, वहीं छाप दिया, ऐसा तो नहीं किया है ना। तो ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, वो हमने देखी। ठीक। अच्छा, हमने ये भी देखा कि यार इनका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, कि जैसे आपको कोई दूरी निकालनी है, ठीक है, तो उस तरीके से जो मैंने सूरज का एग्जांपल दिया ना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा गलत एग्जांपल था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ट्रायंगल का भी यूज़ होगा, जो आपका चढ़ा चैप्टर है उसका भी यूज़ होगा, उसके बाद ही आप सूरज की दूरी निकाल सकते हैं। निकलवाना ज़रूर सिखाऊंगा कि धरती से सूरज तक की दूरी निकाली कैसे गई होगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसका ध्यान रखें। अभी नहीं, अभी मैं ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद कराऊंगा फिर लास्ट में ना। तो ये सारी बातें हमने सीखी। कल हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 को, और मेरा गला बैठ गया है 1.5 घंटे से बोलते बोलते, तो आवाज़ थोड़ी कम आएगी आपको। देखो कल हम कर लेंगे प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व, ठीक है। तो बस, थैंक यू।